नमस्कार दोस्तों। मालती जोशी जी की कहानियों की श्रृंखला में आज एक और कहानी मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। दोस्तों, मालती जोशी जी की कहानियाँ मन को छूने वाली होती हैं। महिला कहानीकारों में श्रीमती मालती जोशी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद की तरह मालती जोशी की कहानियों की भाषा भी सहज, सरल और संवेदनशील होती है। तो इसी श्रृंखला में प्रस्तुत करती हूँ आज की कहानी। कहानी का शीर्षक है परंपरा। कहानियाँ अगर आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आपके अगर कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आइए सुनते हैं। परंपरा। अजय का पत्र आते ही घर में जैसे हंगामा बरपा हो गया था। सबसे ज्यादा कोफ्त तो इन्हें हुई थी। तुम्हारे माता पिता का ग्रीन कार्ड बनवाने में मुझे कितने पापड़ बेलने पड़े हैं कुछ पता है? पूरे साल भर की छुट्टियां बर्बाद हो गई थी। पैसे का तो खैर कोई हिसाब ही नहीं है। शहजादे ने तो वहां से टिकट भेज दिया और छुट्टी पा गए। पर उन लोगों को हवाई जहाज पर बिठाने के लिए मुझे कितना पसीना बहाना पड़ा है, इसकी किसी को खबर नहीं है। खबर रखने की जरूरत नहीं है। रहने को एक घर क्या दे दिया है, वे लोग सोचते हैं मुफ्त का मजूर मिल गया है। खरीद लिया है जैसे, जब चाहे बेगार करा लो। पुराने लोग ठीक ही कहते थे, ससुराल हमेशा दूर की ही अच्छी होती है। कम से कम इज्जत तो बनी रहती है। अपना लंबा चौड़ा भाषण समाप्त करके ये सांस लेने के लिए रुके तो मैंने धीरे से कहा, अब अम्मा का मन वहां नहीं लग रहा तो अजय बेचारा क्या करेगा? वह तो बड़ी उमंग के साथ दोनों को ले गया था। अरे सब बहानेबाजी है। दरअसल उनकी प्राइवेसी में खलल पड़ रहा होगा, तभी अम्मा भारी पड़ रही हैं। अब तक तो बाबूजी थे, अम्मा उनके कारण बिजी रहती होंगी। अब तो चौबीसों घंटे इन्हीं को झेलना पड़ता होगा। यहाँ तो एक बिना पैसे का कूली बैठा हुआ था, वहां उनके नखरे कौन उठाएगा? आज बैंक जाना है, कल डॉक्टर के यहाँ चेकअप के लिए जाना, परसों एकादशी है, मंदिर तो जाना ही है। ये सब गोरख धंधे निपटाते निपटाते अजय बाबू के छक्के छूट गए होंगे। इसलिए तो अब यहाँ की याद आ रही है। फिर यह भी डर होगा कि हम कहीं मकान ही न हड़प लें। अम्मा पूरे 3.5 साल बाद लौट रही थी। उन्हें हवाई जहाज पर चढ़ाते समय मैंने जैसे उन्हें आखिरी प्रणाम किया था। उन लोगों के लौटने की कभी कोई आशा नहीं थी। बार बार इतना किराया कौन खर्च कर सकता है? और हम लोगों का तो अमेरिका जाने का सवाल ही नहीं उठता था। बम्बई तक का किराया ही बड़ी मुश्किल से जुटा था। बाबूजी की मृत्यु की खबर पाकर भी सिवाय आंसू बहाने के मैं कुछ नहीं कर पाई थी। जानती थी कि इस समय मेरा अम्मा के पास होना बहुत जरूरी था, पर मैं केवल फोन पर ही उन्हें सांत्वना दे पाई। उसे सांत्वना भी क्या कहा जाए, बस दोनों रोती ही रही थी। न उनसे कुछ बोला गया न मुझसे। तब से बराबर यही सोच बना रहा कि एक दिन इसी तरह अम्मा की भी खबर आएगी और उस दिन तो कोई साथ रोने वाला भी ना होगा। इसलिए जब अजय का पत्र आया तो मैं खुशी से गदगद हो गई। क्षण भर को बाबूजी की मृत्यु का दुख भी मुझे भूल गया। पर मुझे यह देखकर बड़ा दुख हुआ कि घर में कोई भी मेरी खुशी में शरीक नहीं है। इनका गुस्सा तो रह रहकर उफन ही रहा था। बच्चे अलग गुनगुना रहे थे। अम्मा बाबूजी के जाने के बाद मैंने उनकी रसोई में स्टोर रूम बना लिया था। इनके ड्राइंग रूम पर बड़े ने और बेडरूम पर छोटे ने कब्जा जमा लिया था। उन दोनों को अब अपने कमरे छिन जाने का डर हो गया था। दूसरी भी चिंताएं थी। बड़े ने कहा, मामा जी को फोन कर दो कि नानी के लिए एक पोर्टेबल टीवी लेते हैं, नहीं तो यहाँ दिन भर हमारे टीवी के सामने बैठी दूरदर्शन देखती रहेंगी। छोटा बोला, मम्मी अब वो अपना खाना अलग से तो नहीं बनाएंगी ना? नहीं तो इनके लिए दिन भर सौदा लाते लाते मेरी पढ़ाई ही गर्क हो जाएगी। इस बात पर तो मैंने भी गौर नहीं किया था। अम्मा की अलग रसोई का मतलब था कमरे खाली करना। उनका साथ में खाना भी एकदम निरापद नहीं था। मुझे नहीं पर औरों को ऐतराज होता। 100 बंदिशें लग जाती। एक ही गनीमत थी कि मैंने अम्मा वाला हिस्सा किराए पर नहीं उठाया था। उन्होंने तो बहुत बार कहा था, पर मैंने अम्मा को वचन दिया था। अम्मा ने कहा था, मेरे रहते घर को किराए पर मत चढ़ाना लाली, नहीं तो परदेश में भी मैं बेघर हो जाऊंगी। अच्छा ही हुआ जो मैंने अम्मा की बात रख ली, नहीं तो आज फजीहत हो जाती।
वैसे इनकी तरह मुझे भी आशा नहीं थी कि अम्मा लौट आएंगी। इन्हें विदा करके एक तरह से मैं निश्चिंत हो गई थी। कहने को अपने ही माँ बाप थे, पर मन पर एक भार सा था। लगता था जो कुछ भी होना है इनके बेटे के सामने हो, मुझे जवाबदेही न करनी पड़े। अम्मा बाबूजी भी बड़े शौक के साथ गए थे। अपने बेटे बहू के पास जाने का किसे शौक नहीं होता। यहाँ रहकर भी उनकी आत्मा अजय में, उसके दोनों बेटों में बसती थी। उन लोगों को बड़ी प्रसन्नता थी कि जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर वे अपने बेटे के साथ होंगे। पर 6 महीने बीतते न बीतते उनका मोहभंग हो गया। अकेलापन उन्हें घुन की तरह खाने लगा। यहाँ पूरे मोहल्ले की ताई जी बनी थी अम्मा। वहाँ कोई बात पूछने वाला नहीं था। अड़ोस पड़ोस का पता ही नहीं था। सब जैसे कांच के डिबिया में बंद थे। सुबह होते ही सब जैसे पंख लगाकर उड़ जाते। शाम ढले घर लौटते और दड़बों में दुबक जाते। अपनों का भी यही हाल था। किसी चीज की कमी नहीं थी, पर वे लोग बात करने को तरस जाते थे। दिन भर टीवी के सामने बैठे रहो या दीवारों से सिर फोड़ो। शाम को सब थके हारे लौटते। अजय और नेहा तो फिर भी थोड़ा बतिया लेते थे, पर बच्चों की तो दुनिया ही अलग थी। बाबूजी फिर भी थोड़ा बोल लेते थे, पर अम्मा तो उतनी अंग्रेजी भी नहीं जानती थी। बस हाय हेलो तक का ही रिश्ता था। कोई न मिले तो अम्मा मेहरी से घंटों गप्पे लड़ा सकती हैं, पर परदेश में तो उसकी भी सुविधा नहीं है। इस संवादहीनता से अम्मा बहुत जल्दी ऊब गईं और उनका मन अपने चिर परिचित माहौल के लिए छटपटाने लगा। बाबूजी के पत्रों से मुझे अम्मा की इस अकुलाहट का पता चलता। उस जमाने की 8वीं पास है अम्मा, पर चिट्ठी पत्री हमेशा बाबूजी से ही लिखवाती रहीं। बाबूजी का आखिरी पत्र बड़ा ही हृदय स्पर्शी था। बेटिया, पिछले 35 सालों से दमे से जूझ रहा हूँ। हर बार सर्दी के मौसम में ऐसा लगता है कि बस अब बुलावा आ ही गया है। पर तुम्हारी अम्मा हर बार मुझे यम के द्वार से लौटा लाती हैं। यह उसी के पुण्यों का फल है कि अब तक सांस ले रहा हूँ। पर इधर जानलेवा ठंड के सामने लगता है कि वह भी हार जाएगी। बाबूजी के हर पत्र में मैंने अम्मा के अकेलेपन को महसूस किया था। बाबूजी की मृत्यु की ओर बढ़ते कदमों की आहट पा ली थी, लेकिन किसी दिन मेरी हिम्मत नहीं हुई कि उन्हें वापस बुला लूं। पैसा तो खैर अजय का ही खर्च होना था, पर उसके लिए मेरा 2 पंक्तियों का निमंत्रण भी जरूरी था। पर मैं मौन बनी रही। जिस दिन बाबूजी की मृत्यु का समाचार मिला, मन अपराध बोध से भर गया। लगा कि हमने जानबूझकर उन्हें मौत के मुंह में धकेल दिया है। लगा कि उनकी मृत्यु वहां की हिमानी सर्दी से नहीं, वरन हमारी उपेक्षा से हुई है। बार बार अम्मा का ख्याल आता। परदेश में उन्होंने कैसे इस वज्राघात को सहा होगा। वह तो एकदम टूट ही गई होंगी, देह से भी और मन से भी। उनकी हाथ हाथ भर चूड़ियां और अठन्नी भर बिंदी याद आती और मन कांप उठता। हे ईश्वर, अम्मा वहीं बनी रहती तो अच्छा था। उनका वह निराभरण रूप मैं कैसे देख पाऊंगी, कैसे सह पाऊंगी। बम्बई जाने का इनका जरा भी मन नहीं था। बोले, अम्मा अकेली तो है नहीं, अजय भी साथ आ रहा है और उसका सब देखा भाला है। बेकार पैसे फूकने से क्या फायदा। पर मैंने ही उन्हें ठेल ठाल कर भेज दिया। अजय अकेला होता तो कोई बात नहीं थी, पर इस बार अम्मा साथ थी। वह भी इस हादसे के बाद स्वदेश लौट रही थी। यहाँ की व्यवस्था का भार न होता तो मैं भी साथ चली जाती, पर किसी न किसी को तो जाना ही था। बच्चों को स्टेशन भेजकर मैं घर पर ही प्रतीक्षा करने लगी। भेंट के उस क्षण को मैं जैसे भरसक दूर ठेल रही थी। दरवाजे के सामने टैक्सी रुकी तो मैंने कांपते हाथों और धड़कते दिल से दरवाजा खोला। जब तक मैं बरामदे की सीढ़ियां उतरती, अम्मा गेट खोलकर अंदर आ गई थी। उन्हें देख मन एक अपूर्व आनंद से भर गया। बाबूजी साथ नहीं थे, पर लगा कि पिछली टैक्सी से जैसे आ ही रहे हैं। उनके न होने का एहसास मन से एकदम उतर गया। अम्मा थोड़ी दुबलाई जरूर थी, पर उनमें और कोई फर्क नहीं आया था। मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा ही हुआ कि यह दुर्घटना विदेश में घटी, नहीं तो यहाँ तो। घर में इतने सारे लोग थे, इतना सारा काम था कि अम्मा के गले लगकर ठीक से रो भी न पाई। इतने दिनों में शायद अम्मा के भी आंसू सूख गए थे।
लेकिन यह मेरा भ्रम था। दोपहर को जरा सा एकांत और फुर्सत मिलते ही उनका बांध टूट गया। आंखें गंगा जमुना की तरह बह निकली। सिसकियों के बीच उन्होंने बाबूजी के अंतिम क्षणों का वर्णन किया। यह भी बताया कि कैसे वे अपनी मिट्टी के लिए, बच्चों के लिए तड़प रहे थे। फिर अम्मा ने उनकी अंतिम इच्छा के बारे में बताया। बाबूजी ने अजय से कहा था कि अम्मा उनके जाने के बाद भी वैसी ही बनी रहेंगी। उनकी वेशभूषा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यह बात सुनकर मेरा मन अपने दिवंगत पिता के प्रति श्रद्धा से भर उठा। अम्मा ने उनकी दीर्घायु के लिए कितने व्रत अनुष्ठान किए थे, उनकी कितनी सेवा शुश्रूषा की थी। अच्छे बुरे वक्त में कैसा साथ दिया था, इसे उनसे बेहतर कौन जान सकता था। और अम्मा की तपस्या का प्रतिदान, इससे अच्छा क्या हो सकता था। दुनिया में कितने पति हैं जो इस तरह पत्नी को सम्मानित करते हैं। दूसरे दिन से मिलने वालों का तांता शुरू हो गया। जैसा कि मुझे अनुमान था, अम्मा को देखते ही महिला मंडल का सांत्वना का भाव तिरोहित हो जाता। सबकी आंखों में एक प्रश्न उभर कर आता। फिर मैं दबे स्वर में सबको बाबूजी की अंतिम इच्छा के बारे में बताती। तब कुछ आंखें आदर से और कुछ आंखें विस्मय से भर उठती। बाहर जाकर शायद वे उपहास भी करती हों, पर यहाँ से तो बड़ी शालीनता से ही विदा होती थी। कई बार अम्मा विचलित हो जाती तो मैं कहती, अम्मा, तुम अपने पति की इच्छा का पालन ही कर रही हो और यह कोई पाप नहीं है। 3-4 दिन इसी गहमा गहमी में बीत गए। फिर संवेदनाओं का ज्वार कुछ थमने लगा। अम्मा भी कुछ प्रकृतिस्थ हो चली। वे पहले की तरह महरी से, जमादारिन से, पड़ोस की काकी से बतियाने लगी। फुर्सत मिलते ही अपने बक्से में बंद गृहस्थी खोलने का मन बनाने लगी। पर अजय मुझे कुछ अनमना सा लगा। इस बार उसके पास ज्यादा छुट्टियां नहीं थी। मैंने कहा, अजय 2-4 दिन के लिए बरेली जाना हो तो जाओ। वे लोग राह देख रहे होंगे। वैसे कायदे से इस बार उन्हें यहाँ आना चाहिए। दीदी, वे लोग कल सुबह यहाँ आ रहे हैं। अच्छा, मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। और किसी को चाहे न बताता, पर तुम्हें तो बताना ही था। दरअसल मैं बहुत परेशान हो गए हो, यही ना। भला इसमें ऐसी परेशान होने वाली क्या बात है। मोहित का कमरा खाली करवाए देती हूँ। इत्मीनान रखो, तुम्हारे ससुराल वालों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होने दूंगी। असुविधा का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। वे लोग शायद शाम की गाड़ी से चले ही जाएं। तो खाने के लिए परेशान हो, मैं पड़ोस की काकी से कह दूंगी। वैसे मेरे यहाँ खाने में भी कोई हर्ज नहीं है। खाने पीने का कोई झंझट नहीं है, यही खा लेंगे। मेरे यहाँ आते हैं तो खाते ही हैं। तो फिर क्या बात है। बात और क्या होगी, अम्मा को देख तो रही हो। क्यों, अम्मा को क्या हुआ। वे लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे। अजय, कौन विश्वास करेगा कि तुम फिजिक्स के प्रोफेसर हो और पिछले 12 साल से अमेरिका में हो। दीदी, फिजिक्स की प्रोफेसरी का परिवार की परंपराओं से कोई संबंध नहीं है। और यह अमेरिका नहीं, हिंदुस्तान है। यहाँ की सामाजिक मान्यताएं अलग हैं। मैं अपने ससुराल वालों के सामने हेठी नहीं करवाना चाहता। नेहा भी इसी बात से परेशान थी। मैं विस्मय से उसे देखती रह गई। ऐसे क्यों देख रही हो। सोच रही हूँ, क्या सचमुच तुम्हें अपने परिवार की परंपराएं याद हैं, सामाजिक मर्यादाओं का भान है। तो भाई मेरे, इस घर की परंपराएं तो उसी दिन टूट गई थी जिस दिन तुमने यहाँ पहला अंडा फोड़ा था। इस परिवार की मर्यादा तो उसी दिन भंग हो गई थी जब बरेली वालों की बिटिया जीन्स पहनकर हवाई जहाज से उतरी थी। तुम्हें मालूम है, इस घर की बहुएं बुजुर्गों के सामने कभी खुले सिर नहीं निकलती थीं, पर नेहा ने तो जैसी सारी मान्यताएं ही ताक पर रख दी थी। उतनी बेपर्दगी तो कभी इस घर की लड़कियों ने भी नहीं की। उसके खुले गले वाले गाउन और बिना बाहों के ब्लाउज देखकर तो बाबूजी भी शर्म से मुंह फेर लेते थे। तुम्हें मालूम है, इस घर की बहुएं हमेशा सबसे पहले जागती थी, सबको खिलाकर खाती थी, सबके बाद सोती थी। इस घर की बहुओं ने कभी बड़ों का नाम नहीं लिया। पति का नाम लेने का तो सवाल ही नहीं उठता। तुम्हें बरेली वालों की बड़ी फिक्र हो रही है।
बताओ उनकी बिटिया ने इनमें से किन परंपराओं का पालन किया है, या कि सारी परंपराओं का ठेका अम्मा ने ही ले रखा है। मेरी बमबारी से वह थोड़ी देर के लिए हतप्रभ हो गया, फिर धीरे से बोला, मेरे ससुराल वालों की बात जाने दो। वे तो एक दिन के लिए आएंगे और चले जाएंगे, पर अपने ससुराल वालों का तो ख्याल करोगे कि नहीं? क्या मतलब? जीजा जी भी खुश नहीं है, मुझसे कह रहे थे कि तुम अमेरिका क्या चले गए, तुम्हारा तो पूरा कुनबा ही साहब हो गया। मैं तो सन्न रह गई, शर्म से गुस्से से भीतर तक लाल हो आई। अपने पति के स्वभाव से, आदतों से मैं परिचित थी। अजय के लिए, अम्मा बाबूजी के लिए उन्होंने कभी कोई अच्छी बातें नहीं कही, हमेशा व्यंग्य या उपहास ही किया। पर मैंने कभी उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जानती थी कि यह उनका हीन बोध है। जीवन में स्वयं तो कुछ बन नहीं सके, इसलिए शायद दूसरों की प्रगति भी वे सह नहीं सकते। पर अम्मा के लिए ऐसी टिप्पणी, यह तो हद है। वे घर पर होते तो उनका पता नहीं मैं क्या कर डालती। इस समय तो सिर्फ दांत पीस कर रह गई। मेरी उस मन स्थिति को भाप कर अजय वहां से खिसकने की सोच ही रहा था कि पीछे से आवाज आई, अजय बेटा, अब तो खुश हो ना? हम दोनों ने एक साथ मुड़कर देखा। कमरे के दरवाजे पर अम्मा खड़ी थी। उन्हें देखकर मेरी तो चीख निकल गई। अम्मा, यह तुमने क्या किया? मैंने बिलख कर कहा। ठीक ही तो किया बेटी, वह तो स्वांग था, कितने दिन चलता। वह स्वांग नहीं था अम्मा, बाबूजी की आखिरी इच्छा थी, वसीयत थी उनकी। इस नालायक के लिए तुम बाबूजी की आत्मा का भी अपमान करोगी? अम्मा ने मुझे अंक में भर लिया, बोली, तेरे बाबूजी तो भाग्यवान थे लाली, जल्दी छुट्टी पा गए। पर मुझे पता नहीं अभी कितना जीना है, और वह इन्हीं लोगों के साथ जीना है। उन्हें नाराज करके मैं कहाँ जाऊंगी? मैं एकदम बिफर गई। इन लोगों की नाराजगी की परवाह तुम क्यों करती हो अम्मा? तुम किसी की आश्रित नहीं हो, अपनी छत के नीचे खड़ी हो, अपना खाती पहनती हो, किसी के 5 पैसे की मोहताज नहीं हो तुम अपनी मनमर्जी के मुताबिक रहोगी। ये लोग रोक टोक करने वाले कौन होते हैं? अम्मा एक फीकी सी हंसी हंस दी। अपनी मनमर्जी क्या होती है, यह तो कभी जाना नहीं बेटी। बचपन में अपने बाबूजी की कही करते रहे, शादी के बाद तुम्हारे बाबूजी की कमान में रहे, उनकी हर बात सर माथे ली। ये सधवा का रूप भी धरा था सो उन्हीं की आज्ञा थी, नहीं तो मेरी क्या बिसात थी। उनके बाद अब अजय बाबू ही घर के मालिक हैं, उनका कहा तो मानना ही होगा ना। चौथापन में बेटे से बिगाड़ करके मेरा क्या बनेगा? अंत में आग पानी तो उसी को देना है। मेरे सारे तर्क हार गए थे। अम्मा ने कितने नपे तुले शब्दों में नारी जीवन को परिभाषित कर दिया था। उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं है, वह हमेशा से पुरुष के अधीन रही है, चाहे वह पिता हो, पति हो या बेटा। यही उसकी नियति है, यही त्रासदी है, और यही परंपरा है।